नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आधुनिक भारतीय इतिहास की बात हम कर रहे थे और एक लेक्चर हमने इसमें कर लिया था किस तरह से भारत में यूरोपीय शक्तियां आईं और किस तरह से इन सारी शक्तियों की आपसी वर्चस्व की लड़ाई में अंग्रेज विजयी रहे और इन यूरोपीय शक्तियों को एक तरफ करके अब अंग्रेज भारत में अपने विजयी अभियान पर निकल पड़े। अंग्रेजों का पहला विजयी अभियान हुआ बंगाल में, क्योंकि बंगाल की परिस्थितियां पूर्णतया अंग्रेजों के लिए फेवरेबल थी। देखिए, आपने अभी लास्ट लेक्चर में अंग्रेजों में मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी कि 1717 के अंदर फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को दस्तक का अधिकार दिया, शुल्क मुक्त व्यापार करने की छूट दी। कहां से? बंगाल से। अंग्रेजों की शक्ति जैसे जैसे बढ़ रही थी वैसे वैसे मुगलों की शक्ति घट रही थी। साथ ही साथ भारत में कई सारी क्षेत्रीय शक्तियां भी पनप रही थी, जैसे मराठे, सिख, जाट, दक्षिण में निजामुल मुल्क, उत्तर में अवध में बुरहानुल मुल्क। ये सब अपनी शक्तियों को बढ़ाकर अपनी अपनी स्वतंत्र रियासतों की स्थापना कर चुके थे। बंगाल के अंदर भी जब स्वतंत्र सत्ता की स्थापना हो गई तो बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान, जो इस बात से नाराज था कि मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बिना मेरे पूछे दस्तक का अधिकार कैसे दिया, परंतु उसने अपने शासनकाल में कभी अंग्रेजों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि उसके राज्य को अंग्रेजों की वजह से राजस्व का बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। परंतु जब 1756 के अंदर अलीवर्दी खान का नवासा सिराजुद्दौला बंगाल का नया नवाब बना तो अब उसने अंग्रेजों को सबक सिखाने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि सिराजुद्दौला जब नवाब बना तो उसे अपने परिवार के आंतरिक झगड़ों से ही गुजरना पड़ा। सिराजुद्दौला का मौसेरा भाई शौकत जंग, उसकी मासी घसीटी बेगम, एक दरबारी राजवल्लभ, ये सभी इसके शत्रु थे। ये नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने। इस वजह से ये लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते थे। इसके अलावा बंगाल के कई सारे नवाब थे, जैसे सेठ अमीचंद, धर्मीचंद। ये लोग वो थे, राय दुर्लभ, जो सिराजुद्दौला की व्यापारिक नीतियों से खुश नहीं थे। इस वजह से आगे चलकर इन सभी ने सिराजुद्दौला के साथ धोखा किया और ये जाकर अंग्रेजों की गोद में बैठ गए। देखिए, सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से जो मुख्य झगड़े का कारण था वो था दस्तक का अधिकार, जिसके बारे में मैंने आपको बताया ये क्या था। इसके अलावा अंग्रेजों ने नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता में एक किला बनाना शुरू कर दिया था और इस किले के अंदर उन्होंने सैनिकों की उपस्थिति और युद्ध का सामान, बारूद, तोपें, बंदूकें, ये इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। नवाब को जब इसकी सूचना मिली तो नवाब ने कलकत्ता के अंदर जो फोर्ट सेंट जॉर्ज था, उस फोर्ट विलियम्स था, यहां पर फोर्ट विलियम्स, उसको देखने की अनुमति मांगी तो इन्होंने मना कर दिया कि आप हमारे किले में नहीं आ सकते। सोचिए, एक रियासत का राजा अपनी रियासत के किसी किले में जाना चाह रहा है और वहां पे उसे घुसने नहीं दिया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा तो होना ही था। तो इस वजह से अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य शुरुआती झगड़ा हुआ। अंग्रेज जिस समय सिराजुद्दौला नवाब था उस समय अपने उत्साह के चरम पर थे। क्यों? क्योंकि दक्षिण के अंदर उन्हें फ्रांसीसियों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जीत मिली थी। अभी अपन पीछे अब पढ़ के आए हैं फ्रांसीसियों के साथ कर्नाटक युद्ध, उसमें देखना द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो अंग्रेज जीत जाते हैं। इस वजह से अंग्रेजों के उत्साह में बहुत वृद्धि होती है। इस वजह से वो सिराजुद्दौला को आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं। सिराजुद्दौला अपनी सेना लेता है और सीधा ये सेंट विलियम्स जो फोर्ट था उसके ऊपर आक्रमण कर देता है और कलकत्ता पे चढ़ाई कर देता है। 20 जून 1776 को सिराजुद्दौला जो है वो फोर्ट विलियम्स पर अधिकार कर लेता है। इस समय एक घटना होती है जिसे कालकोटरी की घटना कहा जाता है। इसकी जिक्र जो है हॉलवेल ने किया है। हॉलवेल एक इतिहासकार है, उसने किया है। उसने कहा कि नवाब के आदेश पर 18x14 की एक छोटी सी कोठरी में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को रात भर बंद कर दिया गया, जिसमें से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बच पाए। इस घटना ने अंग्रेजों में रोष भर दिया। हालांकि जब कलकत्ता के ऊपर इसने आक्रमण किया उस समय तो अंग्रेज यहां से भाग गए, परंतु जल्दी ही दक्षिण से जो है इनको मदद मिल गई। मद्रास से एक फ्लीट आया, जहाजी बेड़ा, उसने इनको मदद दी और अंग्रेजों ने कलकत्ता के ऊपर धावा बोल दिया।
जब कलकत्ता को जीत लिया था सिराजुद्दौला ने, तो वो अपनी तरफ से एक अधिकारी माणिकचंद को वहां पे नियुक्त करके गया था। माणिकचंद ने अंग्रेजों से सांठगांठ कर ली, इस वजह से कलकत्ता सिराजुद्दौला के हाथ से निकल गया और सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि करनी पड़ी। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों को जितने भी अपने पुराने व्यापारिक अधिकार थे वो वापस मिल गए, साथ ही साथ फोर्ट विलियम्स की किलेबंदी की अनुमति भी मिल गई, जिसके लिए वास्तव में लड़ाई हो रही थी। वो बात अंग्रेजों ने मनवा ली। अंग्रेज नवाब की कमजोरियों को भी जान गए थे। अंग्रेजों को यह ध्यान पड़ गया कि सिराजुद्दौला से जो है वो लोग खुश नहीं हैं। इस वजह से अंग्रेज अब उनके साथ मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र करने लगे। इनके अंदर नवाब के दरबारी मीर जाफर, माणिकचंद, अमितचंद, जगत सेठ, खादिम खान, ये सब जो दरबारी और व्यापारी थे, इन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और इसी षड्यंत्र का परिणाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। अंग्रेजों ने बहाना किया कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि की शर्तों को तोड़ा है, इस वजह से हम उस पर आक्रमण करेंगे। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की सेनाएं आमने सामने हुई, बट वास्तव में देखा जाए तो ये कोई युद्ध था ही नहीं। इसमें सिराजुद्दौला के जो विश्वास पात्र थे उनका आप समझिए मासाकेर हुआ। गाजर मूली की तरह अंग्रेजों ने उन्हें काट के रख दिया। कारण सिराजुद्दौला का जो विश्वस्त सेनापति था, जो सिराजुद्दौला मानता था विश्वस्त है, मीर जाफर, उसने इस युद्ध में धोखा किया। सिराजुद्दौला की सेना जो मीर जाफर के नेतृत्व में आई थी उसने युद्ध किया ही नहीं। जो मीर सिराजुद्दौला के आसपास लोग बचे थे उनका अंग्रेजों ने घेर कर गोली मारकर उनकी हत्याएं कर दी। इस प्रकार से सिराजुद्दौला ये प्लासी का युद्ध हार गया। मीर जाफर और राय दुर्लभ ये जो है इस युद्ध के प्रमुख षड्यंत्रकारी रहे। सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा, परंतु तुरंत ही उसे युद्ध के भूमि से पकड़ लिया गया और मीर जाफर के पुत्र मीरन ने उसकी हत्या कर दी। इसकी हत्या के बाद बंगाल का सिनेरियो एकदम से बदल गया। अंग्रेजों ने अभी तक प्लासी के युद्ध से पहले किसी भी भारतीय शक्ति से सीधा सीधा युद्ध कभी किया ही नहीं था। यह पहला युद्ध था और इसके अंदर अंग्रेज जीते, तो भारत के अंदर अब एक नई शक्ति खड़ी हो गई अंग्रेजों के रूप में। देखिए प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या रहे। इस युद्ध को जीतने के बाद अब ये जो भी राय दुर्लभ, मीर जाफर, मीर कासिम, जो कोई भी लोग थे, इनके पास खुद की तो कोई सेना शक्ति थी नहीं। अंग्रेज ऑर्गेनाइज्ड भी थे और एक सैनिक शक्ति के रूप में भी उभर रहे थे, तो ये सभी अंग्रेजों की दया पे निर्भर हो गए। अंग्रेजों ने इनको जो भी कहा, जो भी आदेश दिए, ये उसे मानने के लिए बाध्य हो गए। तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई अगला नवाब बनेगा मीर जाफर, तो मीर जाफर नवाब बना। अंग्रेजों के इशारों पर उसने काम करना शुरू किया। अंग्रेजों को उसने बंगाल के अलावा बिहार और उड़ीसा में भी शुल्क मुक्त व्यापार करने की छूट दे दी। मीर जाफर को कहा कि यह युद्ध के अंदर हमारा बहुत खर्चा हो गया है, प्लासी के युद्ध के अंदर बंगाल की रियासत हमें युद्ध की क्षतिपूर्ति करेगी। मीर जाफर इसके लिए भी राजी हो गया। 1757 से 60 तक तो मीर जाफर बंगाल का नवाब रहा, परंतु अंग्रेज उसके व्यवहार से खुश नहीं थे। कारण था कि मीर जाफर जो अंग्रेजों की रिक्वायरमेंट्स थी उनको पूरा करने में नाकाम हो रहा था। इस वजह से जब बंगाल की जनता भी जो है वो मीर जाफर से खुश नहीं थी, अंग्रेजों ने देखा कोई विद्रोह नहीं हो जाए, इस वजह से उन्होंने मीर जाफर को हटा के एक नया बंगाल का नवाब बनाया, वो था मीर कासिम। मीर कासिम शुरुआत में तो अंग्रेजों का स्वामी भक्त रहा, परंतु जब अंग्रेज बार बार उसे तंग करने लगे तब उसने अब अंग्रेजों से मुक्ति पाने की सोची। सबसे पहले तो उसने कहा कि मुझे अंग्रेजों की पकड़ से दूर जाना पड़ेगा, तो उसने अपनी राजधानी जो मुर्शिदाबाद में थी, वर्तमान में मुर्शिदाबाद बांग्लादेश में है, वहां से हटा के वो अपनी राजधानी मुंगेर ले गया। मुंगेर वर्तमान बिहार में है। वहां पर उसने अंग्रेजों के साथ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। एक कारखाना लगाया, हथियार बनाने का कारखाना लगाया। आज भी मुंगेर के अंदर बारूद और तमंचे बनाने की फैक्ट्रियां बहुत अवैध रूप से चल रही हैं, ये उस समय लगाई गई थी। इसके बाद इसने अंग्रेजों से छेड़ लेने के लिए गंगा नदी के रास्ते जो अंग्रेजों के जहाज गुजरते थे, व्यापारिक जहाज गुजरते थे, उनको रोक के उनसे चुंगी वसूलनी शुरू करी। इससे अंग्रेज भयंकर तरीके से भड़क गए और अंग्रेजों के इसी गुस्से का परिणाम था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में जाने से पहले जब मीर कासिम को यह पता चल गया कि अब अंग्रेजों से युद्ध अवश्य भावी है, युद्ध तो होगा ही होगा, तब उसने कहा कि मुझे अकेले इस युद्ध में जाने से नुकसान होगा, मुझे
एलाइज की जरूरत है, मेरे साथियों की जरूरत है, तो ये बंगाल से गया अवध। अवध पड़ोसी रियासत थी। अवध का नवाब था शुजा-उद-दौला। मीनवाइल जब ये अवध गया तो उस समय मुगल बादशाह शाह आलम भी जो है वो दिल्ली से भाग के अवध में अपना निर्वासित जीवन बिता रहा था, क्योंकि दिल्ली सुरक्षित नहीं थी और ये कायर वहां से भागकर आ गया। तो वहां पर अवध के अंदर शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच में एक संधि हुई। इस संधि के अंतर्गत जो है शुजा-उद-दौला के अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इसने एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत अवध की सेना को इसने प्रति माह खर्च के लिए 11 लाख रुपए देना स्वीकार किया। इसके बाद ये तीनों सेनाएं जो हैं, तीनों की सेनाएं अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर के मैदान में उतरी। परंतु यहां पर अंग्रेजों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, क्योंकि तब तक दक्षिण भारत में अंग्रेज बहुत मजबूत हो गए थे। दक्षिण भारत में जितने भी ट्रूप्स थे, सैनिक थे, वो सारे इधर पूर्व के अंदर बंगाल तक आ गए और अंग्रेजों की सेना बहुत मजबूत हो गई। अंग्रेजों की सेना आधुनिक तरीकों से लड़ने वाली थी, अनुशासित थी और उनके पास गोला बारूद भी आधुनिक तरीके थे, बंदूकें आधुनिक तरीके थी और अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जीता। प्लासी का युद्ध जीतना नो डाउट एक गैम्बल था, एक जुआ था, जिसमें अंग्रेजों की किस्मत अच्छी थी। परंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और भारत की 3 बड़ी शक्ति कौन कौन सी, बंगाल, अवध और दिल्ली, इन तीनों के राजाओं को एक ही युद्ध के अंदर हरा दिया। ऐसी स्थिति में अब अंग्रेजों को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। तो बक्सर के युद्ध में आप देखिए 22 अक्टूबर 1764 को यह युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज जीते। इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेज मीर कासिम को पकड़ने के लिए गए थे, बट मीर कासिम युद्ध से भाग गया, कभी मिला ही नहीं। कहा जाता है कि मीर कासिम की दिल्ली में मृत्यु हुई, कई लोग बोलते हैं हरिद्वार में हुई। इसके बारे में अंत में इसका क्या हुआ, इस बारे में थोड़ा विवाद है, पर जैसा एनसीईआरटी में लिखा है तो इसकी 1777 में कहां पर, दिल्ली में मृत्यु हो गई। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए बहुत ही फायदेमंद था। बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों का भविष्य भारत में डिसाइड कर दिया और भारत का भविष्य भी अंग्रेजों के हाथों में ये निहित हो गया कि अब भारत के सर्वे सर्वा अंग्रेज होंगे। और अंग्रेजों ने उसके बाद 1947 तक अपनी इस सत्ता को निरंतर रखा। तो देखिए बक्सर के युद्ध के परिणाम क्या हुए। बक्सर का युद्ध खत्म जब हुआ उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि 2 चरणों में हुई। इलाहाबाद की पहली संधि जो है वो अंग्रेजों ने मुगल बादशाह शाह आलम के साथ की, जिसके अंतर्गत पूरा के पूरा जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा था उसकी दीवानी स्थायी रूप से अंग्रेजों को मिल गई। एक तरीके से आप समझिए कि बंगाल के नए नवाब अंग्रेज बन गए। साथ ही साथ मुगल बादशाह को उन्होंने कहा कि आपको हम हर साल जो है 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देंगे, ठीक है, इसके बदले में आपको जो है हमें जो आपकी रियासत है उसमें व्यापार करने की छूट देनी होगी। अंग्रेज चाहते तो इस समय भी दिल्ली पर कब्जा कर सकते थे, बट उन्हें भय था दिल्ली के अंदर मराठों का, जो कि एक बड़ी शक्ति थे। इसलिए अंग्रेजों ने यह उचित समझा कि अभी दिल्ली जो है हमसे दूर ही रहे तो ठीक है। अवध के नवाब के साथ इन्होंने दूसरी संधि करी, जिसके अंतर्गत अवध के नवाब को वापस उसकी रियासत तो सौंप दी, परंतु क्षतिपूर्ति के रूप में उससे 50 लाख रुपए वसूल लिए। साथ ही साथ दोआब के क्षेत्र जो उपजाऊ थे, कड़ा और माणिकपुर के क्षेत्र, वो भी इससे छीन लिए गए और इन छीने हुए क्षेत्रों को इन्होंने मुगल बादशाह को सौंप दिया एज ए गिफ्ट, एज ए ग्रेटिट्यूड। इस प्रकार से इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों के दोनों हाथ घी में रहे। आप देखिए एक तरफ यहां से 50 लाख रुपए वसूले, उसमें से 26 लाख मुगल बादशाह को दे दिए, खुद की जेब से कुछ नहीं देना पड़ा, बाकी के 24 लाख खुद की जेब में। साथ में ही नवाब के खर्च पर अंग्रेजी सेना अवध में एनी टाइम रहेगी। सेना अंग्रेजों की है, परंतु रहेगी किसके खर्च पर, नवाब के खर्च पर। नवाब इसके लिए भी राजी हो गया। अवध में भी शुल्क मुक्त व्यापार करने की छूट अंग्रेजों को मिल गई। तो आप देखिए कि बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए कितना फायदेमंद हुआ और भारतीयों के लिए कितना नुकसानदेह था। इसीलिए बक्सर के युद्ध को भारत का एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, जिसने भारत के भविष्य, भारत की नीति को निश्चित कर दिया था। इसी के बाद भारत एक लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम बनने के लिए आगे बढ़ गया था। आप समझिए कि इस प्रकार से जो षड्यंत्र रचे गए,
जो अंग्रेजों की कूटनीति थी, जो चालाकी थी, उसके कारण अंग्रेजों ने बंगाल को जीत लिया। देखिए, इसके बाद एक और बड़ी घटना होती है, उसके बारे में भी थोड़ी बात करते हैं, कई बार इसकी चर्चा होती है। बंगाल का कुख्यात दोहरा शासन। क्या हुआ कि 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र नजमुद्दौला अंग्रेजों की रहमत के ऊपर ही निर्भर हो गया। अंग्रेजों से उसने कहा कि आप मुझे बंगाल का नया नवाब बनाइए, तो अंग्रेजों ने उसके सामने एक शर्त रख दी। शर्त यह थी कि एक नया पद बनाया जाएगा जिसे कहा जाएगा नायाब सूबेदार, जो बंगाल का नवाब है उसके बराबरी का पद होगा। इस नायाब सूबेदार को यह अधिकार होगा कि वो बंगाल से राजस्व की वसूली कर सके, बंगाल की पुलिस व्यवस्था को देख सके, बंगाल की न्यायिक व्यवस्था को देख सके, परंतु बंगाल का प्रशासन तुम और तुम्हारे लोग चलाएंगे। एक तरीके से यहां पे कर्तव्य और अधिकार बांट लिए गए। सारे कर्तव्य जनता के प्रति जो है वो तो बंगाल का नवाब निभाएगा, और सारे अधिकार जो है उनका उपभोग अंग्रेज करेंगे। ये बहुत ही डिजास्टरेबल था। द्वैध शासन प्रणाली में प्रशासन, राजस्व की वसूली, दीवानी न्याय मतलब धोखाधड़ी, राजस्व का इधर उधर होना, कर संबंधी मामले, ये सब दीवानी कहलाते हैं। हत्या और ऐसे संबंधी मामले जो हैं वो फौजदारी मामले कहलाते हैं। तो दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी ने खुद के पास रखा, जबकि आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय और समस्त प्रशासनिक दायित्व ये सब किस पे छोड़ दिया? नवाब पर छोड़ दिया। दीवानी वसूलने के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खां, बिहार में शिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ की नियुक्ति करी। इस तरह से पूरे बंगाल में नवाब का स्वतंत्र शासन कहीं था ही नहीं। बंगाल में शासन किसका था? अब प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का था। इस कुख्यात दोहरे शासन ने पूरे बंगाल की प्रशासनिक और आर्थिक संरचना को तोड़ के रख दिया। बात समझ रहे हैं? इससे बंगाल में भयानक अराजकता हो गई, कानून व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई। जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे वो सब अपने लिए काम करने लगे, अपना अपना धंधा चलाने लगे, अपना अपना व्यापार चलाने लगे। इस वजह से बंगाल की जनता त्राही त्राही करने लगी। बंगाल के जो लोकल बिजनेसेस थे, बंगाल के जो हथकरघा मजदूर काम करने वाले लोग थे, उन्हें जबरदस्ती अंग्रेजों की फैक्ट्रियों में काम करवाया गया। बंगाल के जो किसान थे उन्हें जबरदस्ती अपना कच्चा माल अंग्रेजों को सस्ती दरों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। इस प्रकार से पूरी बंगाल की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। अकाल के समय भी अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार की सोचते रहे। बंगाल की भूखी मरती हुई जनता के लिए ना तो अंग्रेज कुछ कर पाए, ना उन्होंने बंगाल के नवाब को कुछ करने दिया। ऐसी स्थिति में बंगाल में भयंकर तरीके से भुखमरी और मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। इसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी घाटे में जाने लगी, क्योंकि हर कर्मचारी सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। इसके बाद ही ब्रिटेन में बैठी हुई जो ब्रिटिश सरकार थी उसे चिंता हुई, और इस चिंता के कारण ही उन्होंने सबसे पहले तो इस भ्रष्टाचार की जो जड़ थी, रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर था उस समय, उसको बुलाया। रॉबर्ट क्लाइव एकदम नवाबों की तरह जिंदगी जीता था, वो अपने आप को नवाब ही समझता था। उसे बुलाया, उसके ऊपर बाकायदा ब्रिटिश संसद में मुकदमा चलाया गया। एक ईमानदार वॉरेन हेस्टिंग्स को भारत भेजा गया, और अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रण, नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट बनाया। इस एक्ट को आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रूप में जानते हैं। भारत में लिखित संविधान का यह पहला मामला था। ये कब आया? 1773 में। ये बंगाल का जो कुख्यात दोहरा शासन चला ना, इसी का परिणाम था ये रेगुलेटिंग एक्ट। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि बंगाल में किस प्रकार से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता का विस्तार किया। ध्यान रखने वाली बातें कौन कौन सी रहेंगी? ध्यान रखने वाली वो काल कोठरी वाली हॉलवेल की घटना को याद रखना, अलीनगर की संधि या कलकत्ता की संधि को ध्यान रखना, 1757 प्लासी का युद्ध याद रखेंगे, ठीक है। 1764 बक्सर के युद्ध में एक पक्ष अवध नवाब शुजाउद्दौला मुगल बादशाह शाह आलम और बंगाल का नवाब मीर कासिम, और दूसरा पक्ष अंग्रेज, इसको याद रखेंगे। इस युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई, एक संधि मुगल बादशाह से और एक संधि अवध के नवाब से, उसको याद रखेंगे। इसमें याद रखने वाले यही महत्वपूर्ण बिंदु है। और एक बंगाल का कुख्यात दोहरा शासन,
इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर ये क्वेश्चंस निकल के आते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से अब अंग्रेजों ने भारत के अंदर जो दूसरी शक्तियां थी, जैसे मैसूर, निजाम, मराठे और उत्तर पश्चिम भारत के अंदर देखें तो सिख शक्ति, इन पर अंग्रेजों ने कैसे विजय प्राप्त करी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसके बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। यहाँ पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।